हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस अंक लेकर के आओगे। चलिए ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पहला है प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनका पालन आपको करना होगा। पहला मेरे प्यारे बच्चों है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा हैं। खंड आ में क्या है, 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा। क्लियर। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है आपको, और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। यानी एक बार आपने OMR सीट में जो भी गोला भर दिया उसके बाद आप उसको इस तरह से काट नहीं सकते, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कुछ भी हो, या इरेजर से या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है निर्देश। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड, यानी 2 प्रकार के वर्णनात्मक और 2 प्रकार के मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए ध्यान दें, खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय नष्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए ध्यान दें, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी जो आपको मानचित्र मिलेगा उसको आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छी तरह से बांध दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए जो मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न मिलेंगे, इसके लिए आपको कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। चलिए ध्यान दीजिएगा, खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे ये कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 65 प्लस जरूर लेकर के आओगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए ध्यान दें, यहाँ पर भी निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, यानी इनका उत्तर OMR सीट में भरने के लिए आपके पास 1 घंटा रहेगा। बाकी 2 घंटे में आप खंड बा को हल करेंगे। क्लियर। वैसे तो 1 घंटे से पहले हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर देखा जाए तो 1 घंटा 20 प्रश्नों के लिए निर्धारित है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, फ्रांस की क्रांति हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, 1789 ईस्वी में हुई थी। OMR सीट में बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। 100% ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इसलिए अब भी आएगा, आप याद कर लेना। चलिए दूसरा प्रश्न है, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है उसे क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? ये प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि महात्मा गांधी भारत वापस कब आए? तो यहाँ पर विकल्प आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से हैं।
महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन 1915 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में आता है, तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। यहाँ पर सी वाला विकल्प आप लोगों को सही करना होगा क्योंकि यही सत्य है। अगला प्रश्न संख्या 5 है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक कौन था? ये प्रश्न जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला विकल्प सही होगा, ज्योतिबा फूले। प्रश्न संख्या 6 है, लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न 7वां है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ, जैव का अर्थ क्या होता है और अजैव का अर्थ क्या होता है? तो जैव का अर्थ होता है सजीव यानी जो जीवित है, और अजैव का अर्थ होता है निर्जीव यानी जो जीवित नहीं है। तो यहाँ पर जैव संसाधन क्या है तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, मत्स्य उद्योग यानी मछली पालन। मछली पालन, तो मछली जो है जीवित अवस्था में पाली जाती है। बाकी लोहा, चट्टाने और तांबा ये सभी क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। समझ में आ गया? तभी आप कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन कब आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2014 ईस्वी में ग्रीन इंडिया मिशन आरंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? यानी मान लीजिए 100% जल है, तो कितना परसेंट यानी कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र के जल के रूप में है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 97.5% जो पानी है यानी जल है, ये किस तरह का जल है? समुद्री जल है। बाकी जो शेष बचा 2 पॉइंट कुछ करके या 3 पॉइंट कुछ करके, वो है पीने योग्य, उसमें से भी कुछ अन्य प्रकार का जल है। क्लियर? अगला है प्रश्न 10वां, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इनमें से रबी की फसल कौन सी है? सी वाला ऑप्शन सही होगा, दालें। प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग, इसका ऑप्शन सही होगा बी वाला ऑप्शन, ज्वार। प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो इनमें से कौन सा खनिज आधारभूत है? सी वाला विकल्प सही होगा, लौह अयस्क। मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा गैर परंपरागत संसाधन है। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल तो गैर परंपरागत संसाधन वह होते हैं जिनका क्या किया जा सके? नवीनीकरण किया जा सके, यानी नवीकरण किया जा सके, वह होते हैं गैर परंपरागत संसाधन। और परंपरागत संसाधन वह होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, वह परंपरागत संसाधन होते हैं। जैसे कोयला एक बार आपने जला दिया तो उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, यानी दोबारा उसको नहीं जला सकते। खनिज तेल एक बार आप प्रयोग कर लेंगे, उसका भी दोबारा प्रयोग नहीं होगा, आपको अलग से फिर लेना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है, इसको याद नहीं करना आपको। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों उस व्यापार को क्या कहते हैं? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आंतरिक व्यापार कहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए गुजरात और उत्तर प्रदेश ये हमारे भारत देश के राज्य हैं। अब इनके मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा? आंतरिक व्यापार कहलाएगा। और मान लीजिए भारत से और अमेरिका से कोई वस्तु का लेन देन या किसी सेवा का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, किसी चीज़ का व्यापार होता है,
तो इस तरह का होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म एवं जाति के आधार पर हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बेल्जियम। सी वाला विकल्प सही होगा। समझ गए? अगला प्रश्न है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो आप सभी जानते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है। पहले ही यहाँ पर टिक लग गया। प्रश्न 17वां है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का विचार था। क्या विचार था महात्मा गांधी का? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। 18 नंबर का प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से दोनों विकल्प सही हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से इसीलिए अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों को समानता मिलती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा विकसित देश है? सी वाला विकल्प सही होगा, फ्रांस। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन सही होगा, खनन। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न आने हैं। यहाँ पर निर्देश आप लोग ध्यान दें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको 80 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। तो 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी आंसर भी बताता चलूँगा। क्लियर? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जो है आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क कौन था? यह क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर क्या होगा? खंड बा। इस तरह से आप बोर्ड की परीक्षा में कापी में यानी बोर्ड परीक्षा की कापी में लिख देंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या या उत्तर संख्या 1, ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। मेरे प्यारे बच्चों, 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। 1890 में उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए, इसके बाद अथवा में भी प्रश्न है। आपको तो एक ही प्रश्न का उत्तर करना है, लेकिन मैं आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर बताता चलूँगा क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर संख्या 1 का अथवा। चलिए ध्यान दें आप लोग। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? मेरे प्यारे बच्चों, पहला कारण है क्रांति का देशव्यापी ना होना। दूसरा कारण है प्रभावी नेतृत्व का ना होना। और तीसरा कारण है ब्रिटिश और आंदोलनकारियों की संख्या में अंतर। चौथा कारण है आंदोलनकारियों के पास संसाधनों का अभाव। पांचवा है आंदोलनकारियों में सामंजस्य का अभाव और बहादुर शाह के प्रति द्वेष। तो इसका ये उत्तर हो गया। चलिए, दूसरा प्रश्न है, गुटेनबर्ग कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर यहाँ पर ध्यान देना, क्या होगा? उत्तर संख्या 2, व्यापारी पिता की संतान योहान गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था। बचपन से ही वह तेल व जैतून पेरने की मशीनों को देखकर बड़ा हुआ था। उसने क्रमशः पत्थर पालिश करने, सुनारी और शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की कला में दक्षता प्राप्त की।
1448 में उसने छपाई संबंधी यंत्र बनाने में सफलता भी प्राप्त की। उसने 3 वर्ष में बाइबिल की 180 प्रतियां छापी, जो उस समय के तकनीकी ज्ञान और निपुणता को देखते हुए अत्यंत तीव्र गति कही जा सकती है। किंतु यह नई तकनीक हाथ से किताबों को छापने की तकनीक का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों को जातीय आधार पर बांटकर अपना वोट बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है, और इस कृत्य का राजनीतिक सफलता हेतु उपयोग करते हैं। जातियों में विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं। जातीय विचारधारा को उग्र करने से समाज में वैमनस्य फैलता है तथा सामाजिक समरसता कम होती है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। बिल्कुल सही बात है ये। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 3, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए ध्यान दें आप लोग। कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से हैं। बढ़ती जनसंख्या, पहली समस्या। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इसमें अनाजों और दालों के अंतर्गत निबल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। चलिए अगला है यहाँ पर ध्यान दें, भूमि के आवासन की समस्या। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बढ़ते भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निबल क्षेत्र में कमी आई है। तीसरी समस्या है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग। रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कमी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए गए थे, को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। यानी इनके प्रयोग से मिट्टी क्या होती जा रही है? बंजर होती जा रही है। चलिए ध्यान दें आप लोग। अगला प्रश्न है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका उत्तर आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक है, आप लोग ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग ध्यान दें। द्वितीयक क्षेत्रक क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद की स्थिति है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसीलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ बनाते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से संबंध है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है,
विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर का। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। और हर एक प्रश्न कितने नंबर का है? 6 नंबर का। 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए यदि आपने ये सभी प्रश्न तैयार कर लिए तो 70 में 70 अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 5 है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 5, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी और इस क्रांति के कारण लुई 16वें का वंशानुगत शासन फ्रांस से समाप्त हो गया था। फ्रांस में लोकतंत्र यानी जनता का शासन का आरंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार से है। पहला है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। पहला कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। फ्रांस के लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्म वालों पर अत्याचार किया जाता था। न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना हो रही थी। लेत्र द कासे यानी बिना कारण बनाए कैदी के आदेश पत्र का प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा था। अतः जनता के संतोष ने क्रांति का रूप ले लिया। क्लियर? दूसरा कारण है मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग। चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ और इस वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और निम्न सरकारी पदाधिकारी आदि थे। फ्रांस का मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी था और कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। अतः फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वहाँ का मध्यम वर्ग सामाजिक एवं राजनीतिक समानता चाहता था और इसके लिए विद्रोह का सामना करने के लिए भी तैयार था। फ्रांस की क्रांति का तीसरा कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। अयोग्य शासक। क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई, यहाँ पर लुई होगा, लुई 16वां था। वह एक योग्य शासक, अयोग्य होगा, अयोग्य शासक था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था। लुई 16वें के राज्यारोहण के समय जनता को बहुत आशा थी, लेकिन उसकी दूरदर्शिता और कर्तव्यहीनता के कारण जनता को विद्रोह के मार्ग पर सहारा लेना पड़ा। चलिए अगला कारण क्या था? दार्शनिकों का प्रभाव। तो फ्रांस के दार्शनिकों ने प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की त्रुटियों एवं फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से लोगों को परिचित कराया। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर तथा अन्य लेखकों के विचारों ने फ्रांस के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। फ्रांस के लोग दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। फ्रांस के लोग दार्शनिकों से, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान देना आप लोग। फ्रांस के लोग दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांति के मार्ग को अपनाने को तैयार हो गए। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न है, यहाँ पर अथवा भी है, चाहे तो आप पहला करें यानी 5वां या फिर 5 का अथवा वाला हल करें। तो धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसका उत्तर जो है लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, संघवाद क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, संघवाद क्या है? 2027 में बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये जरूर आएगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर आप देखते चलिए। उत्तर संख्या 6, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच कर दिया जाता है। भारत में 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार और राज्य सरकारें।
भारतीय संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता क्या है? केंद्रीय संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में दो प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता क्या है? कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। फिर इसके बाद कठोर संविधान भी संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है, यानी तुरंत कोई भी कानून नहीं बदल सकता। अगला है दो स्तरीय शासन व्यवस्था। तो संविधान ने दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। चौथी विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा, यानी केंद्र सरकार मजबूत है और राज्य सरकार जो है उससे कम मजबूत है। क्लियर? एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अगली विशेषता क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राज्यों के अपने संविधान नहीं है। भारतीय संघ के राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं है। केवल जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा के अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों, शक्तिशाली न्यायपालिका। तो संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। क्लियर? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न के उत्तर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है और 2027 में जरूर पूछा जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप इस प्रश्न के उत्तर का जरूर ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ तक है। आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है? भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और चलिए इसका उत्तर आप लोग देखते चलिएगा। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? तो इसको कैसे रोकना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, भूक्षरण को मृदा अपरदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन भी कहते हैं। तो मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी भूमि क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय क्या है? मेखला बनाकर, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है और इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों बांध का निर्माण करके। तो नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर। पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा है वृक्षारोपण के द्वारा। तो वृक्षारोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अथवा में है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि उत्तर यानी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है? प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। उत्तर संख्या 8, अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला, उदारीकरण। तो सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। यानी कोई अवरोध लगा है, कोई नियम है, उसको हटा दे अगर सरकार तो उसे ही क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इससे विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक पास आ रहे हैं। तीसरा है उन्नत प्रौद्योगिकी। तो वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच दूरी कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है। दूरसंचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं इंटरनेट से हम इलेक्ट्रॉनिक डाक भेज सकते हैं, यानी एक दूसरे को मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, आप सभी जानते हैं, और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात भी कर सकते हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका भी निभाई है। तो यहाँ पर ध्यान देना, उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इसके साथ ही व्यापार एवं निवेश के उदारीकरण ने व्यापार एवं निवेश के अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहायता की है। क्लियर? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है अथवा में, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर संख्या 8 का अथवा, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ध्यान देना, उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो उत्तर भी आप तैयार कर लेना। क्लियर? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। अब इसमें क्या है लिखा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, नाम सहित दर्शाना है, और एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया गया है। जैसे कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा,
गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 5 नंबर यहां से आपको मिलेंगे और 5 नंबर मानचित्र में यहां से मिलेंगे। कुल 10 नंबर का आएगा मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने देखा यहां पर सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर, जिसे यदि आप तैयार करके जाते हो 2027 बोर्ड एग्जाम देने, तो आप 70 में 70 अंक जरूर लेकर के आओगे। वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और इस सभी प्रश्नों को, यानी इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। जय हिंद।